शाम के तकरीबन 8 बजे के आसपास एक व्यक्ति मुंबई के रेड लाइट एरिया कोठे पर पहुंचता है। वहां पर सैकड़ों लड़कियां जो अपने कोठे पर धंधा करती है अपने ग्राहक का इंतजार कर रही थी। तभी वह व्यक्ति देखता है कि उन लड़कियों की भीड़ में उसकी पत्नी भी खड़ी है। यह नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वहीं वह घुटने के बल बैठकर फुट फुट कर रोने लगता है। दोस्तों, यह कहानी एक पति पत्नी की बेहद ही दिलचस्प, बेहद ही अनोखा है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, आखिरकार उस पति पत्नी के साथ हुआ क्या था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम की घोषणा की जा सके। दरअसल यह कहानी बेंगलोर के रहने वाले एक पति पत्नी जिसका नाम सोहित और तनुश्री होता है। सोहित और तनुश्री की शादी हाल फिलहाल कुछ महीने पहले हुई थी। तनुश्री का पति सोहित बेंगलोर के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा होता है। शादी के 2-3 महीने बाद ही सोहित को उसकी कंपनी एक असाइनमेंट को लेकर मुंबई भेज देती है। सोहित अपनी पत्नी को छोड़कर मुंबई चला आता है। सोहित को अभी मुंबई में काम करते हुए 2 सप्ताह ही गुजरे होते हैं कि वह सोचता है कि जब वो मुंबई आया है तो उसके पास मौका है कि अपनी नई नवेली दुल्हन को मुंबई जैसे बड़े शहर घुमाने का। फिर इसी ख्याल से अपनी पत्नी तनुश्री को फ़ोन लगाता है और अपने विचार के बारे में बताता है कि अभी मौका है, अगर तुम मुंबई घूमना चाह रही हो तो बोलो, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ। मुंबई आने की बात सुनकर उसकी पत्नी फौरन तैयार हो जाती है और फिर 2 दिन बाद सोहित की पत्नी मुंबई जाने के लिए बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। अभी ट्रेन आने में लगभग आधे घंटे बाकी थे। तभी उसकी पत्नी अपने सास ससुर को फ़ोन करके कहती है कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूं और आधे घंटे में ट्रेन आने वाली है और सब कुछ ठीक ठाक है। इतना कहकर फ़ोन रख देती है। ट्रेन राइट टाइम पर चली आती है और सुमित की पत्नी तनुश्री अपना सामान लेकर अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर कुछ देर ट्रेन खुलने के बाद तनुश्री अपने पति को फ़ोन करके बताती है कि उसकी ट्रेन खुल चुकी है। उसका पति उसे समझाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन तुम ट्रेन में अकेले सफ़र कर रही हो, ज़्यादा किसी से बातें मत करना, किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने खाने पीने की चीज़ें शेयर मत करना या उनसे मत लेना, और कभी भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। और उधर से कॉल कट जाता है। अब ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी। तनुश्री ट्रेन की खिड़की से बाहर के नज़ारे देख रही थी। फिर कुछ देर बाद वो अपने मोबाइल में टाइम पास करने के लिए व्यस्त हो जाती है, क्योंकि बेंगलोर से मुंबई का 1100 किलोमीटर का लंबा सफ़र था। तभी कुछ देर बाद एक के बाद एक 2 लड़का तनुश्री के सीट के पास आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेन में कुछ लोग ऐसे थे जो जल्दी जल्दी में दूसरे बोगी में चढ़ गए थे और अंदर ही अंदर एक बोगी से दूसरे बोगी में जाकर अपनी सीटें खोज रहे थे। दोनों लड़के भी अपनी सीट को खोजते हुए वहां पहुंचे थे। दोनों बैठने के बाद कुछ देर ऐसे चुपचाप बैठे थे जैसे वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। लेकिन कुछ देर बाद दोनों लड़के एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुमको कहाँ जाना है। तनुश्री चुपचाप अपने सीट पर बैठी उन दोनों को अनदेखा करते हुए अपने मोबाइल में व्यस्त थी। देखते देखते 200 किलोमीटर का सफ़र तय हो जाता है। तभी उन दोनों में से एक लड़का तनुश्री से बातें करने की कोशिश करते हुए पूछता है, क्या आप अकेले सफ़र कर रही हो मैडम? तनुश्री तो पहले कुछ जवाब नहीं देती है। जब वह लड़का वही बात फिर से दोहराता है तो तनुश्री थोड़ा गुस्से में बोलती है, प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उसे अपने पति की बात याद थी कि ट्रेन में किसी भी अनजाने व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी है। इसलिए फिर से अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाती है। ट्रेन अपनी रफ्तार से एक के बाद एक स्टेशन पार करते हुए मुंबई की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब लगभग रात के 9 बज चुके थे। ट्रेन में जो भी मुसाफिर थे खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तनुश्री भी जो घर से खाना लाई थी उसे खाने के बाद अपने सीट पर सो जाती है। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ट्रेन मुंबई पहुंचती है, जहां पर उसका पति पहले से इंतजार कर रहा था। ट्रेन के सभी यात्री एक एक करके स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सोहित की पत्नी तनुश्री नहीं आती है। अब सोहित को अपनी पत्नी को लेकर थोड़ी चिंता होने लगती है कि आखिरकार उसकी पत्नी अब तक बाहर क्यों नहीं आई है। वह अपनी पत्नी तनुश्री को फ़ोन करता है तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है। सोहित की टेंशन और बढ़ जाती है और वह स्टेशन के अंडर प्लेटफॉर्म पर जाता है जहाँ पर ट्रेन रुकी थी,
लेकिन उस ट्रेन की सीट पर उसकी पत्नी का कोई आता पता नहीं था। वह घबरा कर प्लेटफॉर्म पर इधर उधर खोजने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी उसे कहीं नहीं दिखाई देती है, उसे नहीं मिल पाता है, तो हार थक कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस सोहित की पत्नी तनुश्री की खोज में जुट जाती है, लेकिन 4-5 दिन के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। सोहित भी अपनी तरफ से अपनी पत्नी को खोजने की अभी भी भरपूर कोशिश कर रहा था। फिर लगभग 15 दिन बाद उसके मोबाइल पर एक महिला का फ़ोन आता है, और वो महिला कोई और नहीं बल्कि सोहित की पत्नी तनुश्री होती है। फ़ोन पर उधर से उसकी पत्नी फुट फुट कर रोते हुए कहती है कि आप मुझे बचा लो, यहाँ मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। सोहित घबराते हुए पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, और अभी कहाँ हो? तभी उसकी पत्नी कहती है, मैं कहाँ हूँ और यह कौन सी जगह है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम इनसे बात करो, यह सब कुछ तुमको बता देंगे। वह व्यक्ति उसके पति को सब कुछ बता देता है कि उसकी पत्नी कहाँ है और किस दलदल में फंसी है, और कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी आकर यहाँ अपनी पत्नी को बचा लो। इतना कहते ही फ़ोन कट जाता है। अब सोहित आनंद फानन में पुलिस को इसकी सूचना न देकर खुद उस जगह पर पहुँचता है जो उस व्यक्ति ने बताया था। पहुँचने के बाद देखता है यह तो मुंबई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में लड़कियाँ अपने ग्राहकों का इंतजार कर रही है। उन्हीं लड़कियों के बीच में उसकी पत्नी भी खड़ी है। यह देखकर सोहित वहीं पर घुटने के बल बैठकर फुट फुट कर रोने लगता है। फिर कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए अपने ही पत्नी का उस कोठे मालकिन से सौदा करता है जिसके कोठे पर उसकी पत्नी खड़ी थी। पर इस बात से कोठे मालकिन अनजान थी कि दोनों पति पत्नी हैं। सौदा तय होने के बाद दोनों पति पत्नी कोठे के एक रूम में जाते ही तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं और एक दूसरे से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगते हैं। फिर सोहित अपनी पत्नी तनुश्री से पूछता है कि तुम तो ट्रेन से बेंगलोर आ रही थी मेरे पास, फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? तनुश्री रोते हुए बताती है कि जब वो आ रही थी तो उसके सामने वाले सीट पर 2 लड़के बैठे थे और मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन जब रात हुई तो वो खाना खाकर सो गई, और जब आँख खुली तो अपने आप वो इसी रूम में इसी कोठे पर यहाँ पाई थी। और फिर आगे बताती है कि आने के बाद उससे धंधे कराने के लिए उस पर 15 दिन से दबाव बनाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इतना टॉर्चर सहने के बाद भी किसी कस्टमर के साथ उसने शारीरिक संबंध नहीं बनाई है। सोहित कुछ सोचने के बाद अपने मोबाइल से पुलिस को सारी घटना की जानकारी देता है, जहां पर अपनी पत्नी का रिपोर्ट दर्ज करवाया था। पुलिस बिना देरी किए हुए भारी दल बल के साथ उस कोठे पर छापा मारती है और तनुश्री के साथ साथ कई लड़कियों को भी उस दलदल से बाहर निकालती है। फिर कोठे की मालकिन को गिरफ्तार कर जब पूछताछ करती है तो कोठे की मालकिन एक ऐसा खुलासा करती है, और जब यह बात सोशल मीडिया अखबारों में प्रसारित होता है सब लोग जानकर हैरान परेशान थे। लेकिन इस बात की जानकारी हर एक व्यक्ति को होना चाहिए ताकि भविष्य में कभी भी उनके अपनों के साथ ऐसा न हो पाए। खैर कोठे की मालकिन बताती है कि उन लोगों का एक गिरोह है और उन गिरोहों का कई सदस्य बहुत सारे स्टेशन पर सक्रिय रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई महिला अकेले सफ़र कर रही हो तो उससे अपनापन बनाकर खाने में नशीली दवाई खिला देते हैं, और जो लोग दवा नहीं खाते हैं सोने के बाद उस पर नशीली दवाओं का छिड़काव कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और फिर गाड़ी मुंबई पहुंचने से एक स्टेशन पहले ही उसके आदमी मौजूद रहते हैं और उसी स्टेशन पे वहाँ पे लड़कियों को महिलाओं को वह उतार कर वहाँ से सीधे 4 चक्का से मुंबई के कोठे पर लेके चले आते हैं और उसके बदले में पहुँचाने वालों को मोटी रकम अदा की जाती है। पुलिस सब बातों को जानने के बाद कोठे के मालकिन के तारीर पर उसे जेल भेज देती है। इधर सोहित और तनुश्री एक दूसरे को फिर पाकर 15 दिन की यादों को बुरे सपने समझकर वापस मुंबई से बेंगलोर चले आते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल ऐसी घटनाएं समाचार में अखबारों में अधिकांशतः देखने को मिल रही है, तो हमारी गुजारिश है कि हमें अपने घर की महिलाओं को कोशिश करना चाहिए कि लंबे सफर पर उन्हें अकेले ना भेजें ताकि किसी भी अनहोनी होने से बचा जा सके। और वक्त आ गया है अब उन दोस्तों की नाम की घोषणा करने की जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट में अपना नाम और पता लिखा था। तो सबसे पहला नाम है अर्जुन यादव इलाहाबाद यूपी से, फिर सहेंद्र रवि पांडे पलामू झारखंड से, विनोद जी छपरा से, नवीन जी भागलपुर से। तो दोस्तों अपना प्यार यही बनाए रखिए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है कि किसी भी अपनों के साथ कभी ऐसा ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी को लेकर।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।